भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक अदालती फैसले की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिसने न सिर्फ सत्ता के शिखर को हिला दिया, बल्कि पूरे देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, ये शब्द भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के हैं। ये साफ बताते हैं कि ये फैसला कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये उस न्यायिक साहस की मिसाल है जिसने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए, आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती मिली, कैसे एक जज ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और फिर उसके बाद देश में क्या-क्या हुआ। इस पूरे टकराव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा। चलिए, 1970s के दशक की शुरुआत के राजनीतिक माहौल को समझते हैं। 352 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ताकत थी जो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी को मिली थी। इतनी सीटों के प्रचंड बहुमत का मतलब था लगभग असीमित अधिकार। वो उस वक्त की सबसे बड़ी और बेजोड़ शक्ति थी। और देखिए, इसी ताकत का असर था कि दुनिया की जाने-मानी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की साम्राज्ञी तक कह दिया। मतलब साफ था, उस वक्त उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति को चुनौती मिली, और चुनौती देने वाला था एक अकेला लेकिन बेहद दृढ़ प्रतिद्वंद्वी। नाम था राजनारायण। वो इंदिरा गांधी से चुनाव हार गए थे, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने देश की प्रधानमंत्री पर ही चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्हें अदालत में खींच लिया। तो राजनारायण के आरोप क्या थे? उनका कहना था कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, सरकारी अफसरों से काम कराया गया, तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च हुआ, और तो और वोट के लिए धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये एक ठोस कानूनी चुनौती थी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावी कदाचार की परिभाषा पर आधारित थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, वो जज जिनके हाथ में सबूतों को तौलने और देश के सबसे ताकतवर इंसान का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी थी। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जरा सोचिए, उनके ऊपर कितना दबाव होगा। लेकिन उनके लिए ये मामला किसी व्यक्ति या पद का नहीं था, बल्कि कानून के शासन का था। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो सारे सबूतों और गवाहियों को परखने के बाद जस्टिस सिन्हा ने ज्यादातर आरोपों को तो खारिज कर दिया, लेकिन 2 आरोप ऐसे थे जो साबित हो गए। पहला, सरकारी अफसरों का इस्तेमाल रैलियों के मंच और लाउडस्पीकर लगवाने में किया गया, और दूसरा, एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर से उनके इस्तीफे के मंजूर होने से पहले ही चुनावी काम में मदद ली गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 12 जून 1975। जस्टिस सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अगले 6 साल के लिए कोई भी पद संभालने से रोक दिया गया। ये एक राजनीतिक भूचाल था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अदालत ने दोषी ठहराया था। इस फैसले के बाद हालात बहुत तेजी से बदले। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 12 जून को फैसला आया, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी राहत नहीं मिली, और महज 13 दिन बाद 25 जून को पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई। और अब हम बात करेंगे उस फैसले के सबसे सीधे और सबसे विनाशकारी नतीजे की, इमरजेंसी। उस वक्त लोगों के दिलों में क्या चल रहा था, उसका अंदाजा द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस नकली शोक संदेश से लगाया जा सकता है। ये लाइनें उस दौर की नाउम्मीदी और दुख को बयां करती हैं। तो इमरजेंसी का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, चुनाव टाल दिए गए, और सरकार के खिलाफ बोलने वाले हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। जब अदालत का फैसला सरकार के खिलाफ आया, तो सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खेल के नियमों को ही बदलने की कोशिश की। इसके लिए लाया गया संविधान का 39वां संशोधन। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, प्रधानमंत्री के चुनाव को हर तरह की अदालती जांच से ऊपर कर देना, और वो भी पिछली तारीख से लागू करके, ताकि पुराना फैसला अपने आप ही खत्म हो जाए। तो अब लड़ाई इस बात पर आ गई थी कि देश में सर्वोच्च कौन है, जनता द्वारा चुनी गई संसद या फिर संविधान की रक्षक न्यायपालिका। ये लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े स्तंभों के बीच की सीधी टक्कर थी।
और इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलना था देश की सबसे बड़ी अदालत में। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अब लोकतंत्र का भविष्य दांव पर लगा था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अहम और दिलचस्प था। एक तरफ कोर्ट ने 39वें संशोधन के उस हिस्से को असंवैधानिक कहकर रद्द कर दिया जो न्यायपालिका की शक्ति छीन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सरकार द्वारा पिछली तारीख से बदले गए कानूनों के आधार पर इंदिरा गांधी की सजा को पलट दिया। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा और दूरगामी असर था बुनियादी संरचना के सिद्धांत की पुष्टि। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, को नष्ट नहीं कर सकती। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये पूरी कहानी जो एक जज के फैसले और उनके साहस से शुरू हुई, वो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। और ये हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक व्यक्ति का साहस एक लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है?